कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां हर 3 में से 2 लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जहां सुबह की शुरुआत खेतों में होती है और शाम का अंत भी वहीं। ये कहानी है भारत की, जहां कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आज हम इस अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे किसान न सिर्फ अपना पेट भरते हैं बल्कि पूरे देश को खिलाते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठ के चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं या शाम को दाल चावल का स्वाद लेते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे उन किसानों की मेहनत का नतीजा है जो दिन रात खेतों में काम करते हैं। भारत में कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जो हमारे लिए अधिकांश भोजन का उत्पादन करती है। यहाँ की 2/3 आबादी विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। ये जरूरी भी है, क्योंकि कृषि न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में खेती के 3 अलग अलग तरीके हैं? आइए इन्हें समझते हैं। पहली है आदिम निर्वाह कृषि। ये वो खेती है जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कल्पना कीजिए एक आदिवासी परिवार की जो पहाड़ों की ढलानों पर रहता है। वे जंगल का एक हिस्सा साफ करते हैं, पेड़ों को जलाते हैं और उस राख को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ किसान पुराने औजारों का इस्तेमाल करते हैं और प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तरीका मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। ये एक प्राचीन तकनीक है जो आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। ये भी अपने उपभोग के लिए ही की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये अधिक लोगों का पेट भरने के लिए की जाती है। ये उन इलाकों में होती है जहां जनसंख्या ज्यादा है और जमीन कम है। सोचिए पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां हर इंच जमीन का सदुपयोग करना जरूरी है। यहां आधुनिक तकनीकों और सिंचाई का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन निकाला जाता है। किसान यहां साल में 2 या 3 फसलें भी उगाते हैं। तीसरी है व्यावसायिक कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। यहाँ उच्च उत्पादन वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और आधुनिक मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। प्लांटेशन भी एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है, जिसमें एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। कल्पना कीजिए असम के चाय बागानों की, जहां मीलों तक सिर्फ चाय के पौधे दिखाई देते हैं, या केरल के नारियल के बागानों की। अब बात करते हैं फसली मौसमों की। भारत की जलवायु इतनी विविधतापूर्ण है कि यहाँ साल भर कुछ न कुछ उगता रहता है। भारत में 3 अलग अलग फसली मौसम हैं। रबी की फसलें सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून के महीनों में काटी जाती हैं। इनमें गेहूं, जौ, चना और मटर शामिल हैं। सर्दी की ठंडक में ये फसलें धीरे धीरे बढ़ती हैं और बसंत की गर्मी में पकती हैं। खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत के साथ यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इनमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें शामिल हैं। बारिश के पानी से ये फसलें हरी भरी होती हैं। जायद की फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं और इनमें मुख्यतः सब्जियां और फल शामिल हैं। ये फसलें सिंचाई पर निर्भर होती हैं। चावल की बात करें तो भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु में उगाया जाता है। चावल के खेतों में पानी भरा रहता है और किसान कमर तक पानी में खड़े होकर रोपाई करते हैं। यह दृश्य भारतीय कृषि की सुंदरता को दर्शाता है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगाया जाता है। सुनहरे गेहूं के खेत हवा में लहराते हैं जैसे प्रकृति का कोई जादू हो। मोटे अनाजों में ज्वार भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। बाजरा शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है और रागी मुख्यतः दक्षिण भारत में। ये फसलें कम पानी में भी अच्छी तरह उग जाती हैं। मक्का एक खरीफ फसल है जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः उगाई जाती है। मक्के के ऊंचे पौधे खेतों में एक अलग ही नज़ारा पेश करते हैं। दालों की बात करें तो भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश मुख्य दाल उत्पादक राज्य हैं। अरहर, चना, मसूर, उड़द की खेती से लेकर हमारी थाली तक का सफर वास्तव में अद्भुत है। गन्ने की बात करें तो भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ने के लंबे लंबे पौधे खेतों में खड़े होकर मिठास की कहानी कहते हैं।
तिलहन के मामले में भारत कनाडा और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2018 में भारत चीन के बाद मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। चाय की खेती मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होती है। दार्जिलिंग की चाय की खुशबू पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कॉफ़ी की बात करें तो भारत की कॉफ़ी अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी उगाई जाती है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में कॉफ़ी के बागान एक स्वर्गीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बागवानी फसलों में भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, केला, नारियल, काजू, मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, हल्दी और अदरक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। भारत के मसाले पूरे विश्व में अपना जादू बिखेरते हैं। गैर खाद्य फसलों में रबर एक इक्वेटोरियल फसल है जो मुख्यतः केरल में उगाई जाती है। कपास की बात करें तो भारत कॉटन प्लांट्स का मूल घर है, यानी कपास की शुरुआत सबसे पहले हमारे भारत से ही हुई थी। 2018 में भारत चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। सफेद कपास के फूल खेतों में बर्फ की तरह चमकते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बढ़ती जनसंख्या और भोजन की बढ़ती मांग को देखते हुए तकनीकी और संस्थागत सुधारों की जरूरत महसूस हुई। 60 के दशक में जब देश में अकाल का खतरा मंडरा रहा था, तब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया, जिसने दूध उत्पादन में क्रांति ला दी। भूमि विकास कार्यक्रम, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी योजनाओं से किसानों को बहुत मदद मिली। ये सभी प्रयास भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों का समर्थन करने के लिए किए गए। आज भी सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद कर रही है। इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसे विनोबा भावे नाम के एक व्यक्ति ने शुरू किया था। ये एक शांतिपूर्ण सामाजिक सुधार था जिसका उद्देश्य भूमि का न्याय संगत वितरण था। इस आंदोलन में श्री रामचंद्र रेड्डी जैसे लोगों ने अपनी जमीन दान में दी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी जमीन बिना किसी दबाव के दान कर देता है ताकि भूमिहीन किसानों को मदद मिल सके। ये दिखाता है कि कैसे सामुदायिक प्रयासों से बदलाव लाया जा सकता है। आज भी भारत की लगभग 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जिंदगी की कहानी है। हमारे किसान न सिर्फ अपना पेट भरते हैं, बल्कि पूरे देश को खिलाते हैं। उनकी मेहनत और लगन से ही हमारी थाली भरी रहती है। जब आप अगली बार खाना खाएं, तो जरूर सोचिएगा कि ये सब कैसे आपकी थाली तक पहुंचा है।